नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। 6 नंबर पे जो विशेषता है दैट इज कॉल्ड जस्टिस, न्याय। हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है सबको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस, न्याय। न्याय मतलब समझते हो? जस्टिस, जस्टिस किसे कहते हो? जस्टिस, न्याय तो एक वो वर्ड हो गया ना। आप कैसे कहते हो कि जस्टिस हुआ मेरे साथ, जस्टिस नहीं हुआ मेरे साथ? किसी के साथ बुरा हुआ हो, कैसे कहते हो कि साथ न्याय हुआ है? हम्म। किसी के लिए आवाज उठाना नहीं। हाँ, वो जस्टिस आप कैसे कहते हो कि जस्टिस हुआ है? व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस? भाई तुम्हारे लिए जस्टिस मेरे लिए नहीं हो, नहीं समझ में आया? अभी जैसे तुम बदतमीजी करो, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं, मैं कहूं मैंने जस्टिस किया, ये क्या मेरे लिए, मैंने जस्टिस, मेरे लिए जस्टिस नहीं है? किसे कहते हो आप जस्टिस? चलिए छोड़िए इसको। न्याय जो है, न्याय का मतलब अब डीप में क्या ही जाए, वो लॉ तो हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना। न्याय जो होता है, जो हमारे पॉलिटी और सिविक्स में है, और जो आप लोग जब कांस्टेबल बनेंगे तो आप लोग न्याय करोगे। आप लोग न्याय कैसे करोगे? टू फॉलो द रूल्स। भाई रूल को फॉलो करना है, उसे न्याय कहेंगे, है ना, उसे ही न्याय कहेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि इसीलिए कहते हैं कि हमारे सिस्टम में रूल्स फॉलो होते हैं, लॉ फॉलो होता है, जस्टिस नहीं होता है। नहीं समझ में आया? जैसे कि ये जो है, ये सर है, सर गरीब है, ठीक है, मान लियो, मतलब है नहीं है, ठीक है ना, मतलब ऐसा मान लियो गरीब है, ठीक है ना। और सर ने चोरी करी। अब चोरी, भाई अब इंटेंशनली तो नहीं कर रहे, बस ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन कानून के तो खिलाफ है वो, तो आप इनको अरेस्ट करेंगे, तो वो आप करेंगे फॉलो क्या? रूल्स। बट ये कहेंगे यार मेरे साथ तो जस्टिस नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, पैसे नहीं है। तो समझ में आ रहा है? जस्टिस। तो इसलिए हमारे प्रियम्बल में बोला गया कि आप जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को। किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? 3 तरीके से। पहला है सोशल, सोशल। दूसरा है, पहला है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमिक, और तीसरा है पॉलिटिकल। हिंदी में से कहते हैं सामाजिक, ठीक है ना, आर्थिक और राजनीतिक।
सामाजिक जस्टिस कैसे मिलेगा? हाउ यू विल गेट द सोशल जस्टिस? सोसाइटी में आपको जस्टिस कैसे मिलेगा कि जहां पर कोई अमीर गरीब ना बिहेव किया जाए? मतलब अगर सपोज चंचल गरीब है और मैडम अमीर है, तो मैं चंचल की तरफ ध्यान नहीं दूं, मैं मैम की तरफ ध्यान दूं, तो ये सोशल जस्टिस नहीं हुआ। लाइक SC ST, लाइक OBC जर्नल, तो ये सोशल जस्टिस नहीं हुआ। तो फिर लेकिन यह है हमारी सोसाइटी में तो है ना, SC ST के साथ बिहेव होता है अलग तरीके से, अमीर गरीब के साथ होता है। तो फिर ऐसे में सरकार क्या करती है कि सबके साथ बराबरी से हो, बराबरी से एक स्टेटस प्रोवाइड किया जाए? क्या करती है गवर्नमेंट? रिजर्वेशन, एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से कि भाई अब आप में से जो भी जर्नल होंगे वो कहेंगे कि यार क्या रिजर्वेशन भाई, सभी तो बराबर है। हम कौन से बहुत टाटा अंबानी के बच्चे हैं, हम भी तो वही मेरिट में लड़ रहे हैं भाई, हम भी तो वही किताब पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो। तो सबके लिए भाई स्टार्टिंग लाइन बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, सबके लिए स्टार्टिंग लाइन बराबर नहीं। ये एक आर्गुमेंट है जर्नल्स का कि भाई रिजर्वेशन तो यार और ज्यादा क्रिएट कर रहा है डिफरेंस, ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं है, जो जर्नल्स हैं वो स्टार्टिंग लाइन में यहां पर खड़े हैं, ठीक है ना। OBCs यहां खड़े हैं और SC और ST यहां खड़े हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो है ही नहीं, सभी को सभी 18 साल की उम्र में एग्जाम देने के लिए इक्वल है और सबके लिए मतलब एक क्वेश्चन भी सेम आते हैं। ऐसे तो है नहीं कि SC के लिए अलग कोई क्वेश्चन पेपर बनता है और जर्नल के लिए कोई क्वेश्चन भी पेपर सब अलग आता है। तो ये तीनों अलग अलग कैसे हो गए? समझ में आया नहीं आया? एक्चुअली में हमारी जो सोसाइटी थी, अभी तो आपको चलो नहीं फील होगा ये, और आपको फील नहीं हो सकता है क्योंकि हम आपने वो चीज देखी नहीं है कि जब उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको साथ बैठने नहीं दिया जाता था, खाना खाने नहीं दिया जाता, साथ पानी पीने नहीं दिया जाता था, साथ नहीं नहाने तो नहीं नहाने तो नहीं, तो मतलब समझ रहे ना, है ना। तो ये नहीं, मतलब सोसाइटी में ऐसा डिफरेंस था, ठीक है ना, अलग अलग थे वो। तो आप कहेंगे कि अब तो है। पता है क्या है, सपोज अगर मैं जैसे कि मैं इसको जो है ये बोलता रहूं, मैं इसको ना ऐसा बोलता हूँ तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, मैं इसको बहुत डिमोटिवेट करूं, इसको ना बहुत मतलब कर्स करूं। मतलब कर्स ऐसे नहीं गाली वाली दो, कर्स का मतलब होता है कि अबे तेरे बस की नहीं है, तू तो बहुत गया गुजरा है और तेरे से इतना से मतलब हर बात में बेइज्जती करूं, ठीक है ना। मैं अगर आप पूछूं भाई व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमी, तो मैं आप सबसे पूछूं, आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इससे पूछूं तो मैं इसको बोलूं अबे तेरे को इतना सा नहीं आता, तो अंदर से ना बहुत वो होता है कि यार इंसल्ट फील होती है कि मैं ऐसा करने लायक है ही नहीं। OBC और SC STs ने ये झेला है, मान लीजिए 1000 2000 साल तक, 1000 2000 साल तक, एक साल तक भी नहीं, एक दिन तक भी नहीं, 1000 2000 साल तक ऐसी चीज फील की है उन्होंने। वो तो आफ्टर इंडिपेंडेंस BR अम्बेडकर जी ने उसको अनटचेबिलिटी को इलीगल क्रिएट किया ना, क्रिमिनलाइज किया कि भाई अगर आप किसी के साथ ऐसा बिहेव बिहेव करते हो तो वो क्रिमिनल वो है, ऑफेंस है। और उसके बाद भी नहीं हुआ, उसके बाद भी काफी समय तक जो है आप देखते होंगे कि काफी समय तक जो है, आज ठीक है समस्या थोड़ी सी इक्वल या बराबर कह सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी आज भी अगर आप देखें तो हमारे गांव में, और चलिए आप सब में से नहीं होगा, आप सब आपको नहीं फर्क पड़ रहा कि साथ में बैठे वाला बंदा SC है या ST है, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा। बट आज भी अगर आप देखें तो हमारे घरों में और हमारे उसमें, यार क्या कर रहा है तू, एक तो लेट आया ऊपर से बात कर रहा है, इधर आ जा आगे, ठीक है। तो हमारे घरों में आज भी जो है वो आप देखिएगा कि जब वो कोई जमादार आता है या कोई पानी पीने आता है तो हम उसको सेम गिलास में शायद पानी ना पिलाएं। चलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन घर वाले आज भी वो सेम गिलास में पानी ना पिलाएं। होता है ना। अगर आप, चलो वैसे तो आप, पता नहीं आपके घर में क्या माहौल है, लेकिन आप अपने घर में आज भी पता नहीं ये कहने का दम रखते हैं कि नहीं कि मैं एक ऐसे लड़के या लड़की से प्यार करता हूँ जो SC और ST है। मुझे नहीं पता, हर किसी का घर का अलग अलग माहौल है। करता है? अच्छा ये करता है। अच्छा, अच्छा दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं।
हाँ विपुल, मलिक साहब, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, मलिक है नाम के पीछे, है ना। पता है, मलिक लोग जो जाट लोग होते हैं ना, वो ऐसे दिखने में चौड़े होते हैं, लेकिन पापा के सामने वो, है ना, सही बात बोल रहा हूँ ना मलिक, सही बोल रहा हूँ ना। अगर जाटों से पूछो कि भाई किससे डरते हो, पापा से, है ना। और ये एक का नहीं है, सभी का ये मैक्सिमम मैक्सिमम का होगा भाई। हम सबके लिए वो पापा है ना, लेकिन उनके लिए तो बाप है, बाप। किससे डरते हो, पापा से, बाप से भाई, वो बहुत बड़ी चीज है, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा मैं। हाँ, रात में दोस्त हो जाता है, अच्छा हाँ। चलिए समझ में आया, तो रात में बात कर लियो फिर। अच्छा, ओह क्या बात है, बहुत अच्छे पापा है। तू बोला नहीं आई प्राउड ऑफ यू पापा। हम्म, अच्छा, चलिए समझ में आया। तो सोशल जस्टिस आप प्रोवाइड कैसे करेंगे, रिजर्वेशन के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे। आप कितना ही कहें कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये चीज है, और बिलीव मानिए ये कम से कम इसको जाने में मेरे को लगता नहीं है, आपकी जनरेशन के बाद आपके जो बच्चों की जनरेशन है और उनके बच्चों की जनरेशन है, वहां तक शायद होगा, वहां पर शायद होगा, और ज्यादा नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे जो है ओपन होने लगेगी सोसाइटी। अरे जब लड़की नहीं मिलेगी जाटों में तो फिर क्या करोगे वो, तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, ऐसा होगा। धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होती है, और होती है, चेंज होती है, ठीक है। समझ में आ गई चीज, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक अगर कोई है, तो फिर आप उन्हें कैसे जस्टिस दोगे। कोई गरीब है और कोई अमीर है, तो आप उसे कैसे जस्टिस दोगे, आरक्षण कैसे दोगे गरीबों को। गरीबों को आरक्षण है हमारे देश में। वो ईडब्ल्यूएस चलो अब हो गया, वो अलग बात है, बट गरीबों को आरक्षण कहाँ है। गरीबों को तो पैसे नहीं है ना, तो अब क्या अमीरों से पैसे छीन के उन्हें दोगे, फिर क्या दोगे, सब्सिडीज। सब्सिडीज उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे कि गरीबों को, अब जैसे वो पहले थी अब नहीं है, ठीक है ना, तो गरीबों के लिए सब्सिडीज जो है। तो हमारा जो रिजर्वेशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, दैट इज 16.4, ठीक है। सब्सिडीज की अगर बात करें तो 39 आर्टिकल में जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई है। आर्टिकल 39 में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ठीक है ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी की, कि मैं आर्थिक, आप गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करेगी जिससे आर्थिक न्याय स्थापित हो। अब भैया गरीब के बस की नहीं है कि 1,000 रुपए का सिलेंडर खरीद ले, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से 400 रुपए दे। भाई अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कल को जाके 2,000 का सिलेंडर हो जाए उसने तब भी उतना ही खाना है, लेकिन गरीब के लिए वो बहुत बड़ी बात है 2,000 का सिलेंडर अगर हो जाए तो। समझे ना इस चीज को, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आर्टिकल 39 में जो है वो आपको इकोनॉमिक जस्टिस जो है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई, ध्यान रखना, इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता की बात की है आर्टिकल 39 में। राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा, क्या आपके नाम के पीछे गांधी लगा हो तभी पीएम बनोगे, या आप किसी एक परिवार से संबंधित हो तभी आपको राजनीतिक पार्टी से आने का मतलब है, नेपोटिज्म जिसे हम कहते हैं। तो आपको आर्थिक, आपको राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा। इधर आजा, उधर धूप लग रही है, इधर आजा, दोनों ही आ जाओ इधर, उधर पंखा है बढ़िया से बैठो उधर। बताओ, राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा तुम लोगों को। तुम लोगों को तुम लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है किसने कहा, अभी नहीं है, कब होगा, शाम को, कब होगा, 25 से पहले चुनाव लड़ सकता है ये, सोचो, सोचो सोचो, 25 से पहले चुनाव लड़ सकता है ये। लड़ तो फिर गली के भी सकता है, पंचायत के चुनाव लड़ सकता है ये, एमसीडी पंचायत, एलिजिबिलिटी क्या है पंचायत के लिए। ये जो 25 साल बोल रहा है वो किसके लिए, एमएलए के लिए, एमपी के लिए। एमएलए और एमपी का मतलब समझते हो, एक कहते हैं एमएलए और एक होता है एमपी, डिफरेंस पता है। नहीं नहीं, वो फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, डिफरेंस पता है, पीपल पता है डिफरेंस।
सिद्धार्थ डिफरेंस पता है? शांत, तुम कहाँ रहते हो? कहाँ पे? तुम मथुरा से आए हो यहाँ रोज? अभी कहाँ रहते हो? कहाँ? ये कहाँ है? मॉरिस नगर थाने पे है? तो तुम लोकल नहीं हो ना फिर, मतलब पढ़ने आए हो। चलो मथुरा की बात करते हैं। मथुरा में एमएलए कौन है तुम्हारे यहाँ पे, पता है? एमपी कौन है तुम्हारे यहाँ का? हेमा मालिनी एमपी है, ठीक है। एमएलए नहीं पता है, ठीक है। जो भी इस लोकल में रहता होगा आप में से दिल्ली में, तो आपको एमएलए अपने यहाँ का जो बुराड़ी वाला है, संजय, क्या नाम है उसका, संजीव झा। संजीव झा एमएलए है। और एमपी कौन है? मनोज तिवारी। एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सेंटर में सारा करता है। एक एरिया में ये हो सकता है किसी भी एरिया का एमपी, यहां पर एमपी हो सकता है। और इसी में ही बहुत सारे एमएलए भी हो सकते हैं। और फिर इसका और बाइफिकेशन करो तो यहां पर फिर हमें काउंसलर्स मिलते हैं, निगम पार्षद, जिन्हें हम बोर्ड के उसमें कहते हैं। ये बाइफिकेशन है हमारे सिस्टम में, ठीक है ना। और इतना होने के बावजूद देखिए कितनी सारी समस्याएं, कहीं रोड नहीं बनी हुई है, कहीं बिजली नहीं है, कभी वो नहीं। हमारे पास निगम पार्षद है, फिर एमएलए है, फिर उसके बाद एमपी है, फिर उसके बाद दुनिया भर का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, आईएएस है, एसडीएम है, डीएम है, एसपी, डीएसपी, इतना सब कुछ है। उसके बावजूद हमारे पास इतनी समस्या, ये नहीं होता तो सोचिए क्या होता। नहीं होता तो चलिए वो डिबेटेबल है कि अगर सपोज मेरे तक आपने कोई समस्या पहुंचानी है, मैंने कह दी कि पहले आप इस तक पहुंचाएंगे, फिर ये इस तक पहुंचाएगा, फिर ये इस तक पहुंचाएगा, फिर ये इस तक पहुंचाएगा, फिर वो इस तक पहुंचाएगा, लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो वो समस्या का हल है या ये समस्या को और बढ़ा देता है, ये दोनों तरफ का है, एक सिक्के के दो पहलू है, ठीक है ना। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि हर मैंने जिम्मेदारी बांट दी, भाई तू जो है वो पैसा देखेगा, तू जो है रिसोर्सेज देखेगा, तू जो है वो अलग अलग चीजें देखेगा, ठीक है ना। अब जैसे हर चीज अगर गली का भी मोदी साहब ही देखने लगे तो मोदी साहब के पास तो टाइम नहीं है ना, वो रशिया संभाले, यूक्रेन को संभाले, या वो गली में लाइट नहीं आ रही वो देखे, ये चीज, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल जस्टिस हमें कैसे मिलेगा? पॉलिटिकल जस्टिस हमें मिलेगा कि जब हमें इलेक्शन लड़ने का सभी को बराबर अधिकार होगा, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू वोट, है ना। गोरा हो काला हो, अमीर हो गरीब हो, सभी का एक ही वोट है। अंबानी का भी एक ही वोट है और आपका भी एक ही वोट है। राइट टू वोट जो है आर्टिकल 326 में, ये आपको पॉलिटिकल जस्टिस मिला हुआ है। आप पॉलिटिकल पार्टी कोई बना सकते हैं, आप चुनाव वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट, आर्टिकल 326। तो तीन आर्टिकल हमने यहां पे देखे। 16.4 वो है रिजर्वेशन से संबंधित। 39 दैट इज कॉल्ड आर्थिक समानता, मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसको स्पेशली मार्क करके रखना। और 326 है राइट टू वोट, ठीक है ना। सबको एक मताधिकार है। कब मिलेगा? अभी मिला हुआ है तुमको, पता है तुम्हारे पास मताधिकार है, पर्स में चेक किया है? तुम पता ही नहीं है पक्का है? वोट बना हुआ है? हाँ तो बनवाया नहीं है तो सही। ये तो वही नहीं हो गया, किसे मतलब लड़की है, शादी तो नहीं की, है तो सही कहीं ना कहीं, ऐसे थोड़ा होता है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है बट वोटिंग अधिकार है, ऐसे कैसे है? वोट किसका है जो यहाँ पे 18 साल है और वोट नहीं बना है? एक, दो, तीन, चार, नहीं बना? बनवाओ भैया। तुम्हारे दिल्ली ये बुराड़ी में से ही आते हो तुम सब लोग शायद, उधर जाते ना, वो जहाँ अथॉरिटी है, अथॉरिटी वो है ना, वोटर वो है, इलेक्शन बूथ है वहां पर, ऑफिस है उनका इलेक्शन, जल बोर्ड के पास में। बात जाओ वहां पर, वोटिंग लिस्ट में नाम लिखवाओ, 1 मिनट में बन जाता है। अब तो बहुत बहुत ईजी हो गया। हाँ ठीक है, चलो अब बना लेना। मेरे को पैसे नहीं दे रहे वो, मैं कंपेनिंग नहीं कर रहा हूँ। अरे मतलब मैं क्यों कंपेनिंग करूं? अगर आप बनवा लेंगे तो आपका पहला वोट इसी साल डलवाएगा, एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं 6 महीने में, ठीक है ना।
तो जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। इसके बाद आती है लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब समझे? एक तरह से स्वतंत्रता आपको, ठीक है ना, लिबर्टी, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार से दी गई है। लिखिए, जैसे एबीसीडी यहाँ पे लिखिए, वैसे 5 प्रकार की स्वतंत्रता लिखिए। पहली है थॉट। थॉट मतलब विचार। एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अभिव्यक्त। अभिव्यक्त। फिर तीसरा होता है बिलीफ। बिलीफ। चौथा होता है फेथ। और पांचवा होता है वर्शिप। वर्शिप। समझते हैं इसको? ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना, आपको एग्जाम में इतना ही आएगा कि कितने प्रकार का है, समझाने के लिए तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। थॉट, आपके कोई विचार हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। यू कैन लाइक मी, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, अपने तरीके से, ठीक है ना। उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो, यू कैन से मी कि सर वी डोंट लाइक यू, और ये भी कह सकते हो वी लव यू, है ना। लव यू है तो चॉकलेट ले आना, और हेट यू है तो आप बाहर चले जाना, ठीक है ना। भाई एक्सप्रेस कर सकते हो। अब ये नहीं चला हेट यू है तो गर्बान पकड़ लो, ठीक है ना, वैसे है भी नहीं, ठीक है ना। बट ये नहीं कि आप ऐसे करो, वो नहीं है आपका अधिकार। भाई मैं पसंद कर सकता हूं किसी को, ठीक है ना, आई कैन से कि आई लव यू, और आई कैन से आई हेट यू, बट आई ये नहीं ना आई हेट यू और थप्पड़ मार दूं मैं इसको, ऐसे नहीं हो सकता। अब वो मत बोलना यार कि सर मैंने उसको ऑफर दिया था और उसने थप्पड़ मार दिया था मेरे को, वो फिर, अब फिर उस जाके आप केस कर दो उस पर, कर सकते हैं। भाई किसी को आप प्यार करते हो या किसी को नापसंद करते हो, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, बट वो बंदा तुम्हें डिफेम नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया? वो जैसे वो जॉनी डेप और एम्बर का केस हुआ, सुना है वो पीछे, ठीक है ना। भाई डिवोर्स या वो सब चीजें हो सकती है, भाई मेरी नहीं बनी मेरी बीवी से, हमारा डिवोर्स हो गया हमारा, बट मैं थोड़ा ना उसको फिर मैं बोलूं बच्चलन है ये, और ये इसका ये चल रहा है फलाना ढमकाना, ये सब चीजें बोलूं, ये नहीं बोल सकता मैं पब्लिक में, ये कोई भी नहीं बोल सकता। आपके खिलाफ कोई भी डिफेम नहीं कर सकता आपको। आपके पास राइट है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, कोर्ट केसेस होते हैं इस पे, ठीक है ना। वो जॉनी डेप जीता ना वो डिफेम वाला, वो यही जीता इसी सेंस में, ठीक है ना। डाइवोर्स हो गया कोई दिक्कत नहीं। भाई नहीं बनी, भाई साथ रह के दोनों गला दबा देते एक दूसरे का, फिर एक मर्डर केस में अंदर जाते, इससे अच्छा अलग हो गए, है ना। ये चीज है, बट डिफेम नहीं कर सकते। एक्सप्रेस करना आप समझ गए, अभिव्यक्त कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। अभिव्यक्त करना मतलब कुड़ना नहीं है अंदर, अंदर ही अंदर ऐसे नहीं करना, एक्सप्रेस कर दो, दैट्स बेटर। दैट्स वाई से एक्सप्रेशन होना चाहिए आपका, ठीक है ना। बिलीफ और फेथ, बिलीव यार इसका वर्ड मैं हमेशा भूल जाता हूँ हिंदी में, विश्वास, विश्वास है, और एक, सुनो मैं इसका वर्ड अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, हिंदी में एक अलग टर्मिनोलॉजी है। फेथ होता है विश्वास करना, जैसे कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, दोनों में बिलीव मतलब दोनों में अंतर, आस्था, हाँ। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, और फेथ का मतलब होता है आस्था। दोनों में से पॉजिटिव कौन सा है? दोनों ही पॉजिटिव है। अब जैसे कि मैं अब उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे कि चंचल मुझे बिलीव था तू ये करेगी, या चंचल मुझे फेथ है तू ये करेगी, दोनों में से कौन सा पॉजिटिव लग रहा है? फेथ वाला। बिलीव कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, कि मुझे बिलीव था तू ये करेगी, समझे। और मैं सपोज चंचल ने गलत काम किया, तो मैं ऐसे दोनों बोलूंगा मेरे को फेथ था तू ये करेगी, दैट इज नॉट, समझ रहे हैं दोनों में अंतर। तो बिलीव इज फॉर होलसम, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं आपके बिलीव्स, ठीक है ना। अब हम जिसका बिलीव नेगेटिव हो, हम उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। अब जैसे मैं तो इसको बोलूं कि यार मुझे बिलीव है तू ये कर सकता है, ये बोले कि नहीं मुझे बिलीव नहीं है मैं नहीं कर सकता, तो जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं चीजों को
दूर कर देते हैं। और ये होता भी है, बिलीव के ऊपर ही तो है, आपका हमारे ऊपर विश्वास है, तभी आप इंस्टीट्यूट में आए हैं ना। अब ये विश्वास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है, नहीं समझ में आया? ये दोनों सेंस में हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव बिलीव, ठीक है ना। फेथ, फेथ इज समथिंग जो डेवलप किया जाता है ऑन सर्कमस्टांसेस। जैसे कि सर हमको ना आप पे फेथ है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको मेरे पे फेथ है, ठीक है ना, आपको मेरे पे फेथ है, और इट शोज द पॉजिटिविटी। जैसे आपको भगवान पे बिलीव है या फेथ है? फेथ है, ठीक है ना, आपको फेथ है, ठीक है ना। तो समझ में आया दोनों का अंतर? हालांकि इतना नहीं डीप में आएगा, बस मैं आपको अंतर समझा रहा हूं, कोई कभी पूछ ले। वर्शिप का मतलब आप समझ गए हैं, आपकी आराधना, ठीक है ना, आप किसी भी सेंस में कर सकते हैं। भाई वर्शिप का मतलब क्या होता है? भाई आप, जैसे मैंने कहा था कि भाई जरूर थोड़ा ना वो आप वो पूरा वो धूप बत्ती वगैरह करके ऐसा करें। भाई आप किसी के लिए कुछ अच्छी फीलिंग रख रहे हैं या किसी के लिए बुरी, अच्छा किसी के लिए बुरी फीलिंग नहीं रखना, ये भी तो एक तरह का वर्शिप ही है। अच्छे काम करना, अपने काम से काम रखना, वो भी तो एक तरह का वर्शिप ही है, ठीक है ना। तो वर्शिप की डेफिनेशन हर एक सेंस में अलग अलग हो सकती है। आराधना, समझ में आ गया? 5 प्रकार के हमारी लिबर्टीज है, स्वतंत्रताएं हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे आता है हमारे एग्जाम्स में, हमारे को जो अधिकार मिले हैं स्वतंत्रता के वो कितने हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आए कि प्रियम्बल में स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की हैं, तो ये अलग है। तो ये हम ये भी प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। आपको संविधान के अंदर मैं स्वतंत्रताएं पढ़ाऊंगा, जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता है ना, आप बोल सकते हो, ठीक है ना, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, संगठन बनाने की, असेंबल होने की, कहीं पे जाने की, घूमने उमने की, कहीं जा सकते हो, घूम सकते हो, आपको वो स्वतंत्रता है। रहने की स्वतंत्रता है, आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हो, ठीक है ना। आपको अपना प्रोफेशन जो है चूज करने की स्वतंत्रता है ना, ये सारी स्वतंत्रताएं आपके पास है। वो अलग है, लेकिन ये अलग है। तो ये कितने प्रकार की होगी लिबर्टी प्रियम्बल में? 5 प्रकार की। कौन सी है आपने देख लिया। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी, हाँ, समानता। इक्वालिटी, समानता, ये भी 2 प्रकार की है। पहला है स्टेटस और दूसरा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। स्टेटस मतलब हो गया स्तर, स्तर, ठीक है ना। और अपॉर्चुनिटी होगी अवसर। भाई तुम लोगों का स्तर एक साथ नहीं हो सकता। भाई कोई आप में से ज्यादा गरीब हो सकता है, कोई आप में से ज्यादा अमीर हो सकता है, बरोबर। लेकिन कोई गरीब है या कोई अमीर है, तो इस वो अपने लाइफ में कितना ग्रोथ करेगा ये डिफाइन नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर सपोज मैं गरीब हूं, तो मुझे ग्रोथ करने का क्या मौका, मतलब नहीं मेरे होना चाहिए मेरे लिए बराबर। अब मैं नहीं अफोर्ड कर सकता भाई कोचिंग, मैं कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर वो गवर्नमेंट आती है कि भाई फ्री कोचिंग, फ्री कोचिंग करो। आपने कई जगह सुना होगा, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट भी है, जो जो ईडब्ल्यूएस है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको जो है वो मदद प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, ठीक है ना। तो हर एक इंस्टीट्यूट में आपने काफी स्कूल्स ऐसे देखे होंगे जहां पर बड़े अच्छे अच्छे स्कूल, जहां पर गरीबों के लिए रिजर्वेशन होता है कि उनके बच्चे जो है वो, हालांकि वो एवं ही है, मतलब कोई फायदा नहीं है। अब जैसे सेंट जेवियर या जीडी गोइंका और ये इतने बड़े बड़े स्कूल, चलो फीस माफ कर दी, बट क्या फायदा, वो अलग ही टंटा है उनका। कभी कभी कोई प्रोजेक्ट बनाओ के लाओ, कभी ये स्कूल पिकनिक, कभी वो समर वेकेशन, कभी वो समर कैंप वगैरह। बच्चे को जो है, बच्चा कह रहे, बच्चा कभी अर्थ बन के जा रहा है स्कूल में, कभी बैंगन बन के जा रहा है, बच्चे में कंफ्यूजन, मैं हूं क्या।
उनके इतने अपन लोगों ने स्कूल में इतने प्रोजेक्ट नहीं बनाए जितने आज के समय में है। आपका अगर कोई छोटा भाई बहन है स्कूल में, और पता नहीं कितने प्रकार के प्रोजेक्ट है। आज बच्चों को ये बनाओ वो बनाओ, ऐसा बना के भेजो, संतरा बना के भेजो, और ये वो, ठीक है ना। तो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं आज के समय में, ठीक है ना। क्योंकि आज के समय में जो पढ़ाया जा रहा है वो अप्लाइड वे में पढ़ाया जा रहा है। मतलब वो एप्पल जो पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, वैसा नहीं। अभी वो एप्पल दिखाया जा रहा है कि ये एप्पल। अपने को तो एप्पल बस बुक में होता था, ए फॉर एप्पल। भाई ए फॉर अनमोल भी तो हो सकता है, नहीं ए फॉर एप्पल ही है, अपने को यही पता है, ठीक है ना। अभी क्या है कि वो बताया जा रहा है कि एप्पल अच्छा ऐसे है। जरा हाँ डीपली नॉलेज बच्चों को। एग्जैक्टली exactly, हाँ डीपली नॉलेज बहुत सारे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। तो वो सारी चीजें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी सबको समान स्तर। ऐसी कुछ योजनाएं बनाएगी, ऐसे कुछ जो है वो तरीके करेगी जिससे सबका समान स्टेटस, मतलब लेवल पे उनको बैलेंस कर सके, अवसर की समानता आपको प्रोवाइड करवा सके, ठीक है ना। भाई लड़कियां हैं और लड़के हैं, ठीक है ना, लड़कियां और लड़के दोनों हैं, तो दोनों को समान अवसर, ठीक है ना। भाई अब लड़कियां कहे कि भाई हमको तो वही चूल्हे चौके से ही नहीं फुर्सत मिलती, तो उनको मोटिवेट करने के लिए बोला कि चलो आप फीस मत भरो, आप फॉर्म तो भरो, आओ तो सही, फॉर्म भरे और धीरे 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 आप तैयारी भी करो, ठीक है ना। जबकि ठीक है ना, ये सारी चीज कि आपको समानता। फिर और भी सारी चीजें, फिर SC ST जो कहे अरे हम कहाँ भैया गवर्नमेंट जॉब सोचे, हमें तो भैया साथ बैठने नहीं दिया जा रहा, और कहाँ गवर्नमेंट जॉब हम सोचे। लेकिन उनको फिर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगी, आप आइए, अपॉर्चुनिटी आप बराबर, ठीक है ना। ये सब चीजें समझ में आए, सर और अपॉर्चुनिटी समझ में आए, तो ये इक्वालिटी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा कि ये जो दो वर्ड है लिबर्टी और इक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। आपको इसका मतलब नहीं पता है, आपको लगा एम ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। बीइंग अ बॉय शायद समझ ना आता, बीइंग अ गर्ल आपको शायद समझ में आए कि जब उनको बाहर जाने से रोका जाता है, आपको जो है वो एक लिबर्टी नहीं दी जाती, एक बंधन में बांध के रखा जाता है। फिर फिर आप चाहे सिस्टर हो किसी की, या फिर आप किसी की डॉटर हो, या किसी के बीवी हो, तो वो लिबर्टी का मतलब आपको तब समझ में आएगा वो जब आप उसको फील करेंगे, ठीक है ना। इक्वालिटी, समानता, ये भी जो है शायद आप इसका मतलब ना समझे, ठीक है ना, आपने वो टाइम पीरियड देखा नहीं है। बट अगर आपको किसी के साथ डिमोटिवेट, वही जो कि बराबर का एक अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, तब ये दोनों ही वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन से जनरेट हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एक पॉइंट बनता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ बर्थ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति से न्याय, ओ सॉरी, फ्रांस की क्रांति से समानता और स्वतंत्रता, ये दोनों कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति पता है, मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, बताओ मेरे को। समानता और स्वतंत्रता, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, बोथ आर द बर्थ इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर किसी को नहीं पता हो तो वहां पे लिख ले 1789। नहीं, यूएन चार्टर में इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही ये दोनों वर्ड, यूएन चार्टर में भी यहीं से लिए गए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही। हमारे भी जो इंस्पिरेशन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही है, ठीक है ना। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन का है। रशियन रेवोल्यूशन भी बताया था ना, 1917, है। चलिए, इसके बाद नौवें प्रकार की जो विशेषता है, नाइन्थ नाइन्थ प्रकार की जो विशेषता है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। फ्रेटर्निटी, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं बंधुत्व। बंधुत्व,
यहां पे दो प्रकार से हम फ्रेटर्निटी स्थापित करेंगे, एक तो यूनिटी, एकता कहते हैं हम इसे, और एक होता है इंटग्रिटी। इंटग्रिटी, इंटग्रिटी। अखंडता, एकता में अखंडता, सॉरी एकता में अखंडता है, एकता के साथ अखंडता, ठीक है ना। अखंडता मतलब जो खंडित ना हो। ये जो अगर आप देखें ना, ये भावना, ये फीलिंग्स, ये हमें बाय बॉर्न है। अभी आप जिंदगी भर जय हिंद नहीं बोलते, आप नहीं बोलते रहते, अभी आप में जय हिंद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपके सामने कोई देश का हमारा झंडा जला रहा हो, वो एकदम से अंदर से वो फीलिंग आ जाएगी आपको, क्या देश का झंडा कैसे जला रहा है। अब जैसे वो आपने देखा होगा, वो आईपीएल में अभी पीछे हुआ था, वो सब लोग एक साथ ही वंदे मातरम उसने शुरू किया और एक साथ ही लोग गाने लग गए। वो ऐसा वो वर्ल्ड कप में भी हुआ था, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। ये है कि एकदम से आप कहीं जा रहे हो और आपको एकदम से सुनाई दे जनगण मन, आप स्टेबल हो जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। ये फीलिंग आती है हमारे में, ठीक है ना। यूनिटी और इंटग्रिटी, ठीक है ना, एकता और अखंडता, ये भी होनी चाहिए, ये हमारे देश में है, ठीक है ना। कितना ही ज्यादा जो है वो अलग अलग हो, लेकिन कोई नेता आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मेरे को भारत से अलग होना है। कोई एक नेता, कोई भी नहीं कहता हुआ मिलेगा कि मेरे को भारत से अलग होना है या हम अलग हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। एकता अखंडता, ठीक है ना, ये भी जो है हम स्थापित करेंगे, ठीक है ना, हमारे उसमें है, ठीक है। तो ये 9 विशेषताएं इसमें प्रियम्बल में आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इतर हमारे संविधान में और क्या क्या चीजें हैं वो हम लिखते हैं। 10th नंबर पर आता है, इट्स अ लॉन्गेस्ट, इट्स अ लॉन्गेस्ट, देखिए पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, इट्स अ लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब यहां पर एक चीज आती है, पहला तो एक पॉइंट यहां पर एक बनता है कि दुनिया में सबसे पहले संविधान कहां पर आया था, संविधान लिखा कहां गया था या आया कहां था सबसे पहले। यूएस में। रिटन, द वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन यूएसए, ये सबको पता है, नहीं पता हो तो लिख लो, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान। वो अलग से उसमें नीचे ही एक पॉइंट बनाना, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट मत बनाना, उसी का सब पॉइंट बनेगा। सब पॉइंट समझ गए ना, 10th का 10.1 या कैसे भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यूएसए। ठीक है, कब बना था? 1787 में, 1787 में, ठीक है। दूसरा यूरोप में देश है, उसका नाम है, कि लिखित और अलिखित में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि ये आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, बट समझने के लिए यहां पर यह है कि अगर कोई कभी आपको आ, वो आते हैं ना स्टेटमेंट और रीजन और एजर्शन वाले क्वेश्चन, कथन और कारण वाले, कभी ऐसा आ गया तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए लिखित का मतलब क्या होता है। लिखित का मतलब ये नहीं कि आप ये जो लिख रहे हैं वो लिखित, और अलिखित का मतलब जो नहीं लिखा हुआ। जनरली बंदा ऐसे ही समझता है, अनरिटन मतलब जो लिखा हुआ नहीं है। अब अनरिटन आपको कल की बात तो याद नहीं रहेगी, आप इतने साल पहले कैसे याद रख सकते हो कि हमने क्या क्या लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में? टिप्स पे थोड़ा हो सकता है, ठीक है ना, और हर किसी के तो हो नहीं सकता। भाई एक तो सिंपल सी चीज है, एक तो या तो डॉक्यूमेंट कर दो, किसी भी चीज को लिख दो, लिखने से क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है कि भाई ये चीज है। और किसी ने अगर लिखा नहीं हुआ है तो क्लैरिटी नहीं आती, वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना।
यही मूल अंतर है अलिखित और लिखित में। लिखित क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको अभी जैसे आप ये जो कर रहे हैं ये अपना एक रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है ना, रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अब इसमें अगर आपको चीजें एडअप करनी होगी, मैं अपडेट करना होगा, करंट अफेयर चेंज होता रहता है ना, अपडेट करना होगा, तो आप दोबारा से लिखोगे इसको, तो आपके इसको दोबारा से लिखोगे या उसमें अटैच कर दोगे एक्स्ट्रा पेज, अटैच करेंगे, ठीक है ना। अमेंडमेंट कहने का मतलब हो गया अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है ना। यही चीज है कि जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो, उसको लिखने के लिए स्पेशली आप नहीं, अब जैसे कि आज लिखा उसे, फिर कल दोबारा से इसमें ऐड कर दी गई चीजें, फिर कोई नया बंदा है उसने दोबारा से ऐड कर दी, कोई नया बंदा है उसने ऐड कर दी, ठीक है ना, ऐसे होता है। मतलब उसमें अमेंडमेंट नहीं होता, चीजें ऐड अप होती रहती है। जैसे आपने यहां पर एक पॉइंट 10 बनाया, कल को आपको पता लगा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा पूछा गया, आपको कहीं से पता लगा, अब जैसे मैंने सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, कभी आपको कहीं किसी से पता लगा कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो यहां पर आपने 10.3 बना दिया, पॉइंट सब पॉइंट 10.3 ऐड कर दिया ना, उसमें अमेंड तो नहीं किया ना, उसको कट तो नहीं किया, उसमें ऐड कर दिया। ये होता है अनरिटन, ये चीजें ऐड हो गई। जबकि जो रिटन होता है उसमें क्या कहते हैं, आप पर्टिकुलरली अमेंड करते हैं चीजों को, आप बदलते हैं। जैसे हमारा है ना, हमारे अगर आपने संविधान को बदलना प्रॉपर, उसमें बैठेंगे सब लोग, अमेंडमेंट होगा, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक, समझ में। ये रिटन और अनरिटन का ये है, आपको आएगा नहीं एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए। अनरिटन का मतलब ये होता है कि जिसके लिए कोई पर्टिकुलर एक वो नहीं है, जिसमें बहुत सारे कस्टम्स परंपराएं वगैरह एडअप हैं, एडअप्स किए जाते हैं उसमें, जबकि उधर जो है वो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है ना। आपको अगर आप हमारा अभी आज संविधान उठा के देखेंगे ना, तो संविधान में काफी आर्टिकल जैसे होंगे जहां पर ये लिखा होगा कि ये अब नहीं है। जैसे वो 31वां 31 संपत्ति वाला 31, वहां पर आपको क्लियरली दिखेगा कि अमेंडेड, ठीक है ना, ऐसा क्लियरली दिखेगा, वहां पे स्टार बना हुआ होगा। जबकि यही चीज अगर अनरिटन वाले में होती, वहां पर ये 31वां होता, वहां पर 31.1 डाल देते कि अब से ये आर्टिकल नहीं लागू होगा। जबकि हमने क्या किया, हमने इसको हटा दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एडअप किया, एक लाइन, और ये लिख दिया। जैसे आप अपने में एडअप करेंगे 10.3 कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान, हाँ, ये समझ में आया, ठीक है ना। ये चीज, एक पॉइंट आ रहा था दिमाग में, वो निकल गया। उसके लिए भी वही बैठते हैं, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है वही उसमें बैठती है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कह रहा हूँ, पार्लियामेंट बैठती है, वो उसको करती है, उसमें एडप्ट करती है उसमें, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंट, निकल गया, कौन सा आ रहा था दिमाग में पता नहीं, ठीक है ना। अच्छा हाँ यार, दुनिया का अनरिटन एग्जाम्पल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का, पहला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन, फर्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटेन। 10.3 फर्स्ट अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन, अलिखित संविधान दुनिया का ब्रिटेन। जी हाँ, मोस्टली रिटर्न है, मोस्टली रिटर्न है। अलिखित दुनिया का सबसे पहला अलिखित है ब्रिटेन। 11वां पॉइंट यहां पर बनेगा, इट हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहां पर संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली, हमारे यहां पर संसदीय प्रणाली है। क्या मतलब होता है इसका, समझिए। पहला तो ये है, हमने लिए कहां से, इसे ब्रिटेन से लिया है, वी टुक इट फ्रॉम ब्रिटेन, वी टुक इट फ्रॉम ब्रिटेन, ये पहला पॉइंट लिख लो आप, सब पॉइंट्स बनाना, ब्रिटेन से लिया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, संसदीय प्रणाली में ये होता है जहां पर
पीएम इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री, जहां पर पीएम इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। अब ये समझाता हूं मैं क्या है, आप लिख लो। हिंदी में इसे कहेंगे प्रधानमंत्री, मतलब पीएम वास्तविक अध्यक्ष होता है देश का, वास्तविक अध्यक्ष होता है देश का, रियल हेड, ठीक है, अध्यक्ष होता है देश का। इसी में ही एक और पॉइंट ऐड कर लो, मतलब नेक्स्ट सब पॉइंट क्या ऐड करेंगे, लोअर हाउस निम्न सदन, लोअर हाउस निम्न सदन के प्रति, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, निम्न सदन के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, निम्न सदन के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द लोअर हाउस, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द लोअर हाउस। ये दो मेन विशेषताएं हैं। अब ये ध्यान रखना, बता रहा हूं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द लोअर हाउस। हमारे देश में लोअर हाउस का क्या नाम है, निम्न सदन का क्या नाम है, लोकसभा। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना मैं वहां बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक टर्म लिया लोअर हाउस, ठीक है ना। मंत्री परिषद लोअर हाउस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद कौन होते हैं पता है आपको, नहीं आपने, अब जैसे सर ने बोला कैबिनेट, देखिए मंत्री परिषद क्या है, ये तुम सब मंत्री हो, अपने आप को मंत्री मानो, ये हमारी मंत्री परिषद है। और तुम सब में प्रधान मैं, तो मैं हुआ प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान प्रधानमंत्री, समझ में आ गया। तो इसको साइड रखो, आप सब लोग मंत्री परिषद हो। इसके पास है पंचायत की मंत्रालय, उसके पास है कपड़ा मंत्रालय, उसके पास है जनजातीय मंत्रालय, और ऐसे करते करते मैंने अलग अलग विभाग बांट दिए, डिपार्टमेंट्स बांट दी। ये जो लाइन है इसको मैंने दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसको मैंने दिया होम मिनिस्ट्री, इसको मैंने दिया डिफेंस मिनिस्ट्री, इसको मैंने दिया जो है वो कोई और दूसरा, ठीक है ना, वट सूचना मंत्रालय, वट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वगैरह, ये सब चीजें। तो जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं, जो 10-12 मेन मिनिस्ट्रीज है, वो होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री, इसको कहते हैं हम कैबिनेट। जबकि और दूसरे मंत्रालय, सब मंत्रालयों को मिला के वो बनती है मंत्री परिषद। एक होता है मंत्रिमंडल और एक होती है मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, ठीक है ना, एंड मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, डिफरेंस है। कैबिनेट मिनिस्टर वो मेन, और मंत्री परिषद मतलब पूरा झमघट, समझ में आया, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति है ना, वो सब काम वही करते हैं, उनका ही साइन होता है, ठप्पा उन पे लगता है। जैसे पापा हमारे, उन्हीं का ही है, जो भी फीस देनी है, कपड़े आपके आ रहे हैं, घर में राशन आ रहा है, बिल तो कौन पे कर रहा है, बिल किसके नाम का फट रहा है, पापा के नाम का। ऐसे ही हमारे देश में जो भी चीजें होती हैं उस पर लास्ट साइन होते हैं किसके, हमारे प्रेसिडेंट के। हाँ, अब नाम मात्र का इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति का कोई अपना स्वतंत्र सोच नहीं है, उसको सारा काम करना पड़ता है मंत्री परिषद के एडवाइस पर। अब यहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि मोदी जी बोलते हैं, ठीक है वो पॉइंट ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा नहीं करेंगे, मंत्री परिषद ही होगा आंसर इसका, मंत्री परिषद पे ही होगा। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है ना। मंत्री परिषद की एडवाइस पर ही हमारे राष्ट्रपति काम करते हैं। अब सपोज पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, अभी इस समय, जैसे इस समय हमारे यहाँ पे कोई पार्लियामेंट नहीं लगी हुई, अभी पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं है, अभी इस समय पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब सेना भेजनी है, ठीक है ना, वॉर डिक्लेयर करनी है हमारे यहाँ पर। अब वॉर तो भैया संसद डिक्लेयर कर सकती है ना, राष्ट्रपति डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वो किसके एडवाइस पर करेंगे, मंत्री परिषद की एडवाइस पर। अब सब भाई अभी 80 मंत्री हैं, अब कौन कहाँ है कौन कहाँ है कुछ नहीं पता, कोई बाहर गया होगा, कोई भाई किसी की तबीयत खराब होगी वगैरह वगैरह। ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, आपने वो मूवी देखी होगी उरी, उरी थी ना, हाउ द जोश, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो पूरा वो जो बैठते हैं, मोदी बैठा होता है, मोदी जी बैठे होते हैं, उसमें साथ में वो डोभाल बैठा होता है, परेश रावल, और उसमें फिर आप वो
अपने डिफेंस मिनिस्टर देखेंगे, अपना होम मिनिस्टर देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर देखेंगे। देखना कभी वो सीन, वो जो जिसमें वो डिस्कशन होता है हमें अटैक करना चाहिए पाकिस्तान पर, सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, वो होती है कैबिनेट, उसे कहते हैं कैबिनेट मीटिंग। समझ में आया अंतर ये? ठीक है ना। अब मंत्री परिषद के जो होती है वो उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, मतलब लोअर हाउस के प्रति। ये एक फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द मेन फीचर, और ये क्वेश्चन आता है, तो जो सेकंड पॉइंट लिखा है आपने, दैट मिनिस्टर ऑफ काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द लोअर हाउस, ये है मेन विशेषता। और भी बहुत सारी है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, बट ये है। अभी आपको समझेंगे कैसे, क्यों ऐसा है। क्योंकि जहां पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वैसे तो अगर आप देखिए एक और प्रकार का सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। 2 लाइन छोड़कर इसका नाम लिखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हालांकि ये सब पॉइंट में ही आएगा, मेन पॉइंट में नहीं आएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम 2 लाइन छोड़कर लिखना है, अगर कुछ ऐड करना होगा तो हम उसमें देखेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति या अध्यक्ष प्रणाली, राष्ट्रपति मत लिखना, अध्यक्ष प्रणाली लिखना, अध्यक्ष, अध्यक्ष प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जहां पर पहला पॉइंट क्या बनेगा, अगर उधर पीएम है रियल हेड, तो इधर कौन होगा, प्रेसिडेंट इज द रियल हेड। यहां पर राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष होता है, नहीं वो अलग चीज है, वो मैं बताता हूं अभी। राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष होता है। ललित सर है, ललित सर पानी है? बेटे ये लिया ही नहीं हमने। वैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ कहाँ है, बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ मैं। पानी देना थोड़ा सा, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रियल हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब इसमें कोई वो नहीं होता, लोकसभा के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप यही लिखना कि राष्ट्रपति मुख्य अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब इसको मतलब समझते हैं हम, पहले अपने वाले पे समझते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, अध्यक्ष प्रणाली में भी जनता चुन रही है, और इधर हमारे यहाँ पे भी जनता चुन रही है, जनता वोट डालती है। बट डिफरेंस ये है, जनता हमारे में यहाँ पे चुनती है पीएम को, पीएम को भी नहीं चुनती, हम अपना एमएलए एमपी चुनते हैं हम अपना। और वो फिर एमपी जब सब हो जाते हैं बीजेपी के, तो फिर वो अपने में से एक मुख्य नेता चुनते हैं, ठीक है ना। अब ये जरूर है कि हमारे यहाँ पर ना पीएम कैंडिडेट के ऊपर वोट डलते हैं। अब जैसे इसने बोला कि मथुरा में हेमा मालिनी, अब हेमा मालिनी कहाँ, राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है उसका, लेकिन वो किसके नाम पे जीती है, मोदी जी के नाम पर। लोगों ने वोट डालेंगे, भाई इसको वोट देंगे तो मोदी जी आएंगे पीएम एज अ। आप लोगों ने भी तो मनोज तिवारी को एज अ इसी तरह से चुना है, और चुनते भी ऐसे ही है भाई। और आप एमएलए चुनते हैं तो एमएलए अरविंद केजरीवाल के फेस के उसमें आता है ना, कि भाई अरविंद केजरीवाल सीएम बनेगा, या भगवत मान जो है वो पंजाब का सीएम बनेगा, वो हमारे ऐसे ही होता है। आप एमएलए को शायद जानते भी नहीं होंगे, उसका क्वालिफिकेशन भी नहीं जानते होंगे आप, और ये क्या है क्या नहीं है ये सब नहीं, लेकिन हमें पता है अरविंद केजरीवाल आईआरएस था, और हमारे मोदी जी जो है वो आरएसएस से थे, और ये हमें पता है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही अध्यक्ष प्रणाली में होता है, लेकिन वहां पे पीएम नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है। जैसे जो बाइडेन है या डोनाल्ड ट्रंप है, सेम यही जैसा हम कर रहे हैं। डिफरेंस बस ये है कि पीएम यहां पर ना, फिर उसके बाद अब बिकॉज जनता ने अपना लोअर हाउस भेजा यहां पर, तो लोअर हाउस में जो है वो मेन चीज हो गई, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन का है, हमारा जनता का रिप्रेजेंटेशन का है लोअर हाउस में। हमने अपना एमपी कहां भेजा है, लोअर हाउस में, ठीक है ना, लोअर हाउस में। तो जो सरकार है, अब वो लोअर हाउस कहां पर है, पार्लियामेंट में, जिसका मेन काम क्या है, नियम बनाना या नियम लागू करना। नियम बनाना, नियम लागू कौन करेगी, जुडिशरी लागू करेगी, लागू कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट लागू करेगी ना। आप सब लोग जो फाइट कर रहे हो, ये जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसके पार्ट बनने जा रहे हो, विधान पालिका के, कार्यपालिका के, कार्यपालिका के ना। आप नियम बनाओगे या लागू करोगे, नियम तो बन गया भैया, 1000 रुपए का चालान है हेलमेट नहीं पहना तो, आप लागू करोगे ना। आप नियम तो ना बनाओगे, हाँ भाई यार आज तू ना बड़ा स्मार्ट सा दिख रहा है, 1000 की जगह 2000 दे, या कोई बहुत गरीब सा दिख रहा होगा, यार चल तू 150 रुपए दे, ऐसे थोड़ा ना होगा। नियम है 1000 रुपए। हाँ ये जरूर है कि आप उस बंदे को छोड़ दें,
ये जरूर है, वो आपकी अपनी सोच के ऊपर है, लेकिन उससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते कि यार मेरा 100 रुपए का पेट्रोल लग गया था, लाख 1100 रुपए दे दे, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। आप ज्यादा नहीं दे सकते, हाँ छोड़ जरूर सकते हैं उससे, और वो भी नहीं कि कम ले दें, क्योंकि वो जो स्लिप बनती है वो बोलेगा भाई ये कम क्यों लिया तूने। नहीं मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर वो कम, क्योंकि आप भैया आप जो भी चीज पे कर रहे हो उसकी स्लिप तो लोगे ना, कि सर चालान काटा आपने, 150 रुपए का चालान काटा, 150 रुपए तो स्लिप तो दो, उस पर आ जाएगी जो कांस्टेबल होगा, भाई ये 150 रुपए का चालान काटा, बाकी के कहाँ है 950, ओ सॉरी 850 रुपए कहाँ है, ये ये 1000 रुपए का चालान था, तुमने 150 कैसे काट लिए। अब वो बोले नहीं नहीं सर गरीब सा दिख रहा था, 150 रुपए तो मैंने इसलिए, मैं धूप में खड़ा होता छोले भटूरे खाने थे इसलिए 150 रुपए ले लिए। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता। जो नियम है वो आपको लागू करना है, उसको आपका काम नहीं है, आपका काम है सिर्फ अरेस्ट करना, ये नहीं कि लगा दिए 2-3, वो काम नहीं है आपका, ठीक है ना। अब वो अलग बात है, फिर आप करें ना करें वो अलग बात है, ठीक है ना। तो यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो लोकसभा के अंडर जो है मिनिस्ट्री क्यों होती है, क्योंकि सारा रिप्रेजेंटेशन कहां पर है, लोकसभा में। हम आगे लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे, लोकसभा को हम चुन के भेजते हैं जो रिप्रेजेंटेशन है, जबकि राज्यसभा में क्या है वो अलग है, वहां पे हम अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजते। यहाँ पे तभी लोअर हाउस लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद, इसलिए आप देखेंगे कि अगर कोई भी मिनिस्टर जो करप्शन में पकड़ा गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर जो है, आप सब लोग मिनिस्टर हो, सर ने करप्शन कर लिया, सर ने जो हमारा एसी तोड़ दिया, अब दिनेश सर आएंगे, ललित सर उनको रिपोर्ट देंगे, दिनेश सर जो है इस क्लास को भंग कर देंगे। क्यों? अब पीछे बैठे वाला बंदा होगा वो कहेगा कि सर अरे इसने तोड़ा है, मैं तोड़ना हूं, मैंने तोड़ना तोड़ा है, नहीं, ऑल आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। घर में यही होता है ना भाई, आपका छोटा भाई बहन है, पापा ने फोन पकड़ लिया उसका, पढ़ ली चैट, ठीक है ना, बिल फटता है ना भाई पर भी, क्या था बताया क्यों नहीं, मम्मी पर भी, तुम्हें पता नहीं लगा तुम्हारे बच्चे के जो है चलन ऐसे हो रहे हैं, होता है ना ये चीज, यही है हमारे देश में, ऐसे ही होता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, जबकि बाहर ऐसे नहीं होता, जो प्रेसिडेंशियल है बाहर के उसमें, वहां पर ऐसे नहीं होता, वहां पे अगर किसी मिनिस्टर ने किया कुछ ऐसा तो उसको बाहर, और वहां पे हालांकि हालांकि मिनिस्टर्स भी नहीं होते वहां पे, अलग पोस्ट होती है वहां पे, ऐसे डिफेंस मिनिस्टर वगैरह नहीं होते, डिफेंस सेक्रेटरी होता है, ऐसा पोस्ट होती है। चलिए समझ में आया चीज, ठीक है ना। तो ये हमारा 11वां पॉइंट बना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इट हैज, पार्लियामेंट्री हो गया ना, संसदीय, एग्जाम्पल्स लिखने देना, पार्लियामेंट्री वो जो लाइन छुड़वाई थी ना, तो वहां पर ना एग्जाम्पल्स लिख लो। ब्रिटेन और इंडिया का तो एग्जाम्पल आप जानते हैं, क्योंकि इंडिया में ही हम लिख रहे हैं तो इंडिया का हो गया, ब्रिटेन मैंने शुरू में ही लिखवा दिया कि हमने ब्रिटेन से लिया है। और कौन सी कंट्री है हमारे देश के आसपास, कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, नेपाल, बांग्लादेश, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है ना। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहां कहां पर है, यूएसए, श्रीलंका, यूएसए श्रीलंका, ठीक है ना, वहां पर हमारा फ्रांस, रशिया, यहां पर है हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षीय प्रणाली। जो अध्यक्षीय प्रणाली में आप उदाहरण लिखेंगे वो किसके लिखेंगे, यूएसए का, फ्रांस का, यूएसए, फ्रांस, श्रीलंका, रशिया, ठीक है, फ्रांस, श्रीलंका, रूस, रशिया, ठीक है ना। नहीं, चाइना का तो सिस्टम ही अलग है, वो तो अलग ही है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आइए, 2 पॉइंट रह गए। नेक्स्ट है, इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंटर, इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंटर, CEN, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट है, 12वां पॉइंट बनेगा, इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंटर विद
यूनिटरी फीचर, यूनिटरी फीचर, यहां पर मजबूत केंद्र के साथ, 12वां पॉइंट बनेगा, यहां पर मजबूत केंद्र के साथ एकात्मक प्रणाली है। यूनिटरी फीचर, यूनिटरी फीचर, ठीक है, एकात्मक प्रणाली है मजबूत केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ एकात्मक प्रणाली है, ठीक है। अब मजबूत केंद्र कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। एकात्मक प्रणाली क्या होती है वो देखिए, यहां पर देखिए ना, यहां पर ना दो प्रकार के सिस्टम बनते हैं। एक होता है यूनिटरी एकात्मक, और दूसरा होता है फेडरल संघात्मक। यूनिटरी, यूनिटरी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जहां पर सारी पावर कहां पर है, सारी पावर कहां होगी, केंद्र में। यूनिटरी एक जगह पर, सिस्टम होगा सेंट्रलाइज, केंद्रित। सेंट्रलाइज पावर होगी, एक जगह पे ही सारा डिसीजन। जैसे कि आपके घर में सारा पावर दादाजी के पास, ताया जी, चाचा जी, पापा, सब डिसीजन उनके, उनसे फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है ना भाई। बच्चे की शादी क्या करनी है, दादाजी डिसाइड करेंगे। घर में कौन सा राशन आएगा, दादाजी डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। सारी पावर एक जगह पर, यूनिटरी। समझ में आया। तो अगर यहां पर सेंट्रलाइज है तो उधर कैसा होगा, डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रित। विकेंद्रीय, विकेंद्रित मतलब पावर जो है सेंटर और स्टेट में क्या हुई है, बटी हुई है। सेंटर और स्टेट में बटी हुई है, ठीक है। वेयर द पावर, इसका मतलब क्या होगा, वेयर द पावर डिवाइड इनटू सेंटर एंड स्टेट। समझ में आया। जहां पर पापा, चाचा, ताया, सबका अलग अलग चूल्हा है, रहे एक ही घर में रहे हैं लेकिन सबका अलग अलग चूल्हा है, आपका अलग अलग फैमिली है, ठीक है ना, वो सब चीजें। दादाजी भी हैं। समझ में आया ये चीज। अब हमारे यहां पे कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है, ये दोनों प्रकार से मिलता है, दोनों प्रकार से मिलता है। वी हैव स्ट्रॉन्ग सेंटर विद यूनिटरी फीचर, हमारा में फेडरल सिस्टम है बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनिटरी फीचर है इसमें। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। हमारे यहां पर क्या है, पावर बटी हुई है, सेंटर भी है और स्टेट भी है। मोदी जी की भी पावर है तो योगी जी की भी पावर है, अरविंद केजरीवाल की भी पावर है, भगवत मान की भी पावर है, बट यहां पे सेंटर स्ट्रांग है। ऐसा क्यों, देखिए, ये सिस्टम वहां पर हो सकता है जहां पर ना सब लोग एक साथ मिलकर एक देश बनाए, जैसे कि यूएसए में ये सिस्टम वहां पर हो सकता है। यूएसए में फेडरल सिस्टम है प्योर। क्यों, क्योंकि जब वो देश आजाद हुआ था ब्रिटेन से 1776 में, तो सबने डिसाइड किया था, चलो मिलकर, सारी स्टेट्स ने डिसाइड किया था हम मिलकर यूनाइट होते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं, यूएसए। ये नाम ऐसे आया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। जबकि हमारे यहाँ ऐसे नहीं हुआ था। जब हमारे, आपको पता होगा स्टोरी, कि जब हम आजाद होने वाले थे तो ब्रिटेन ने कहा था कि भैया जो भी रजवाड़े वगैरह जो भी हैं, या तो वो भारत के साथ आ जाओ, या तो वो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या तो वो आजाद रहो। ऐसा बोला था उन्होंने। तो हमारा देश आजादी के उस टाइम पीरियड में 566 पार्ट्स में बट गया था। मतलब ये पूरा बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आप इसको एक पेपर समझो और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, जितना छोटा कर सकते हो उतने छोटे टुकड़े कर दो। उतने ही पार्ट्स में हमारा देश बटा हुआ था। और हम जानते हैं उसको एक साथ किया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 15 अगस्त 1947 को तीन ऐसे मुद्दे थे, तीन ऐसे पार्ट थे जो यूनिफाइड नहीं हुए थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बाकी पूरा देश एक साथ कर दिया था उन्होंने।
साम दाम दंड भेद, ठीक है ना। साम का मतलब समझाया, भाई क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा, सब एक साथ मिलके रहते ना। दाम, भाई वो रजवाड़े कहते थे भाई अगर हम तुम्हें सौंप देंगे तो हमारा खर्चा कहाँ से होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा अरे तुम क्या, हम तुम्हें 10 लाख रुपए सैलरी देंगे। उस समय की बात हो रही, 10 लाख रुपए उस समय, आप सोचिए रजवाड़ों को 10 लाख रुपए मिलता था उनके ऐशो आराम के लिए, कि हम हर महीने देंगे तुम्हें। फिर वो इंदिरा गांधी आई थी 1969 में, उसने कहा था नहीं दे देंगे, उसने हटा दिया था। बड़ी स्ट्रांग लेडी थी वो, ठीक है ना, उसने हटा दिया था, ठीक है। तो वो जो है साम दाम दंड, मान रहा है नहीं मान रहा, भेजे आर्मी, मतलब डराया उसको, ठीक है ना। और भेद, भेद कोई, तेरा वीडियो है मेरे पास, ध्यान रखियो, अगर नहीं माना ना वायरल कर दूंगा। भेद यही होगा, अरे वीडियो मतलब समझ लो ना, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मतलब भेद कोई जानते होगा, कोई भेद, ठीक है ना, वो वाली चीज, साम दाम दंड भेद। इसी, ये आजकल भी होता है, आप किसी को कंट्रोल करते हो ना, इसी 4 तरीके से करते हो, साम दाम दंड भेद, ठीक है ना। यही 4 तरीके होते हैं, वरना और कोई तरीका नहीं होता, ठीक है ना। हाँ हाँ यही है, यही तरीका होता है, ठीक है। अरे क्या हो गया हाँ हाँ मुझे भी पता है, चंचल करती है ऐसा। किसके, तेरे पास तो बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे ना लोगों के, है ना। सबकी सबकी दोस्त है, सबकी दोस्त है। शांत रह लो, यहीं सारे खोल दोगे। यूनिटरी और फेडरल समझ गए, ठीक है ना। यूनिटरी और फेडरल सिस्टम है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कैसा है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा यूनिटरी फीचर है विद अ फेडरल सिस्टम, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे, और वो क्यों था मैंने आपको समझा दिया। कैसे कैसे कह सकते हैं हमारे यहाँ पे यूनिटरी फीचर है, जैसे कि हर एक स्टेट में आपको हाई कोर्ट मिलेगी लेकिन उससे ऊपर, हर एक स्टेट में आपको सीएम मिलेगा बट उससे ऊपर, हर एक स्टेट में आपको गवर्नर मिलेगा लेकिन उससे ऊपर प्रेसिडेंट, ठीक है ना। हर एक स्टेट में आपको पीसीएस मिलेगी, पीसीएस संस्था है, जैसे यूपी पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, लेकिन उससे ऊपर यूपीएससी, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको हर एक स्टेट में, जैसे दिल्ली में डी ट्रिपल एस बी, ऐसे हरियाणा में हरियाणा एसएससी, यूपी में यूपी एसएससी, लेकिन इनसे ऊपर एसएससी। समझ में आ रहा है। हर एक स्टेट में एक कलर के एग्जाम होते हैं लेकिन इनसे ऊपर सीएचएसएल होता है। हर एक स्टेट में सीजीएल का एग्जाम होता है लेकिन इसके ऊपर हमारा एसएससी का सीजीएल है। समझ में आ रहा है, ये होता है यूनिटरी फीचर। ये यूनिटरी फीचर है, आपको आएगा नहीं एग्जाम में, मैंने समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर बताया। तो यूनिटरी फीचर ये है हमारा, ठीक है ना। ये सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, ये सिस्टम हमने कहां से लिया है, वी टुक इट फ्रॉम कनाडा। ये सिस्टम हमने कनाडा से लिया है। निशा जी लिख लीजिए, कहां खो गए हो। हाँ कहाँ बोला सर, कहाँ था ध्यान तुम्हारा। यह व्यवस्था हमने कनाडा से ली है, वी टुक दिस सिस्टम फ्रॉम कनाडा। कनाडा, कनाडा नहीं कनाडा, ऐसे बोलते ना, कनाडा, पंजाबी बोलते हैं ऐसे, कनाडा। ठीक है। और 2-3 पॉइंट, जैसे हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है, वी हैव फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में 14वां पॉइंट आएगा, 13वां या 14वां जो भी है, 13वां पॉइंट बनेगा, वी हैव एफआर और एफडी, मतलब फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है हमारे पास, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं। वी हैव फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। जो फंडामेंटल राइट लिखा है ना, वो कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट, कहां से कहां तक है, 12 से
35। कहां से लिया है, कहां से लिया है? फंडामेंटल राइट कहां से लिया हमने, कौन कहां किस देश के संविधान में है फंडामेंटल राइट? बेड़ा गर्क। ठीक है, ये हो गया। एफडी क्या हुआ, तू इतनी गौर से क्यों देख रहा है? तो लिखना फिर उसको। ये कहां पर है? फोर्थ ए में, फोर्थ ए पार्ट। हाँ, मौलिक कर्तव्य, मैं शॉर्ट में लिखा फंडामेंटल ड्यूटी। कहां से कहां तक है बताओ? 51.1 से लेकर 51.11 तक। यार इसका ना ये लिख लेना, ऐसे ऐसे आता है एग्जाम में, 51 ए से लेकर, अब वो या 11वें नंबर पे कौन सा आता है, ए बी सी डी के आता है पक्का? नेहा कह रही है क्या आता है, यहाँ पे नेहा लिख देना, उसके उसके नाम पे रहे। गिन लो भाई खुद, 11वें नंबर पे कौन सा आता है, ठीक है ना, अपने आप लिख लेना। ये कहां से लिया हमने, ये वाला पार्ट कहां से लिया एफडी से? यूएसएसआर या तो रशिया। अगर एग्जाम में दोनों ही लिखा हुआ रहे तो यूएसएसआर पे टिक मार्क कीजिएगा। ईयर कौन सा था, चौथा पॉइंट इसमें ये भी बनेगा, ईयर कौन सा था ये? 1976 42nd अमेंडमेंट। नाइनटीन 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। 35। हम्म, ये अनुच्छेद है ये वाले। ठीक है, डन डन। 14वां पॉइंट बनेगा स्वतंत्र न्यायपालिका। वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लिखा नहीं अभी सबने? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला फीचर कहां से लिया, सब पॉइंट बनेगा, वी टुक इट फ्रॉम यूएसए। दुनिया की सबसे पावरफुल जो जुडिशरी है यूएसए की है, दुनिया की सबसे पावरफुल जुडिशरी यूएसए की है, ठीक है ना। वहां पे तो पीएम प्रेसिडेंट वगैरह को हड़का देते हैं, अपने वाले में भी हड़काते तो नहीं है, बोल तो देते हैं बट हड़काते नहीं है, लेकिन वहां पे कर देते हैं। हाँ ठीक है, वी टुक इट फ्रॉम यूएसए। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो विशेषता हमने कहां से ली है, यूएसए से, ठीक है ना। न्यायपालिका स्वतंत्र ही होनी चाहिए भाई, न्याय करने वाला घर में स्वतंत्र ही होना चाहिए ना। आप मम्मी पे ही आरोप लगा रहे हो कि मम्मी ने हमारा ध्यान नहीं रखा, और मम्मी उसमें कमेटी में बैठी हुई है कि घर में फैसला होगा, मम्मी जो है वो कैसे हो सकता है भाई? स्वतंत्र कमेटी बननी चाहिए घर में, जिसमें आपके पापा हो, आपका भाई बहन हो, दादाजी हो, चाचा हो। मम्मी पे ही तो आरोप लगा रहे हो आप, ठीक है ना, कि उन्होंने जो है वो ध्यान नहीं दिया। ये चीज, न्यायपालिका स्वतंत्र हो, उसी देश में जो है वो सिस्टम ठीक चल सकता है, अगर अदरवाइज नहीं। क्योंकि न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव को डिक्टेटर बनने से रोकती है। जैसे कि आप जो है, आपका काम है अरेस्ट करना, आपने लगा दिए दो कान पे उसके, अब वो चला गया वहां न्यायपालिका में, इसने मेरे को मारा। भाई हो सकता है कि आप आपके लिए वो जो है बंदा, आप क्या कहते हो उसे,
मुजरिम हूं, बट वो कानून की नजर में मुजरिम नहीं है। क्यों? ये ठीक बात है कि आपको सरकमस्टांसेस एविडेंस मिले हैं, लेकिन जो लॉ कहता है वो आरोपी सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है ना? आपको पता है कि हाँ वो उसने किया है खून, लेकिन वो आरोपी सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए हमारे यहाँ पे, अगेन मैं बोलता हूं कि हमारे यहाँ पे लॉ फॉलो होता है, जस्टिस नहीं दिया जाता। लॉ फॉलो होता है हमारे यहाँ पर। जबकि आप देखेंगे ना, हमारा जो जो जुडिशियल सिस्टम है ना, वो ना एविडेंस पे काम करता है। अब जैसे इसने मैंने इसको कुछ अपमानित किया, तो ये जाएगा डेफेमेशन के लिए, तो इससे पूछेंगे भाई कहाँ, किसने कहा, भाई प्रूफ लाओ। अब कहेंगे कि सर क्लास में बच्चे बैठे हुए तो पूछ लेना। अब क्लास के बच्चे मेरी तरफ, मैं उनको नोट्स देता हूं, वो मेरी तरफ, वो इसके साथ ना दे, हो गया। ये लॉ फॉलो हुआ, जस्टिस नहीं हुआ। समझ में आया? ये चीज है हमारे यहाँ पर। जबकि ब्रिटेन का जो है ना, ब्रिटेन का जो जुडिशियल सिस्टम है, वो ना अपार्ट ऑफ उस पर जाता है कि हाँ आपकी थिंकिंग क्या कहती है। अब आप सबको पता है कि मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई या उसने मारा है या नहीं मारा वगैरह वगैरह, लेकिन कोर्ट में जब जाएगा वो कहेगा भाई प्रूफ क्या है। वो कहेगा भाई प्रूफ क्या है, मैं बैठा हूं जेल में, मैंने कैसे मारा। अब वो कहेगा कि भाई, अब हम कहे, तुम कहोगे, जो दूसरा वाला वो है, भाई तेरे दोस्त ने, तेरे साथी ने मारा, भाई उनको पकड़ो। पर मुझे क्यों, मैं तो जेल में हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। तो ये चीज है, ये चीज है। समझ रहे हैं? तो ये था हमारे फीचर्स ऑफ प्रियम्बल, और ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ, चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। ठीक है, ये हर एक चैप्टर के बाद होगा, ये हर एक चैप्टर के बाद होगा मेरे साथ टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट के लिए तैयार रहना। ठीक है, चलिए।